नमस्कार। हम भाषा पर बात कर रहे हैं और भाषा पर बात करते हुए हम हिंदी भाषा के उद्गम और विकास पर बात कर रहे हैं। जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो देखिए, मनुष्य की जो गवेषणात्मक बुद्धि है, मनुष्य का जो समूचा बौद्धिक व्यापार है, जो भाविक व्यापार है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा के माध्यम से ही एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो मूल्य है और जो महत्वपूर्ण संस्कार है, महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा है, वो हस्तांतरित होती है। और ये कार्य भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाषा दो तरह की होती है, एक व्यक्त भाषा और एक अव्यक्त भाषा। तो जो व्यक्त भाषा है उसे हम आज मिसाल के तौर पर हम हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी, हम इनको जो है व्यक्त भाषाएं कह देते हैं, जिसे हमने एक लिपि के माध्यम से, लिपि चिन्हों के माध्यम से एक आकार में बांध दिया। लेकिन एक देहिक भाषा भी होती है, एक अव्यक्त भाषा भी होती है, जो पशु पक्षियों की भाषा जिस संवर्ग में रखी जाती है। तो ये भाषा के दो प्रकार हैं। जब मनुष्यों की व्यक्त भाषा और पशु पक्षियों की अव्यक्त भाषाओं की बात आती है और फिर हम इसकी उत्पत्ति के इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत पुराना है भाषा की उत्पत्ति का इतिहास। बहुत बौद्धिक व्यायाम इसमें लगा है। जब हम भाषा की उत्पत्ति और भाषा के विकास की बात करते हैं तो यूँ एकाएक किसी भाषा की उत्पत्ति नहीं हो जाती है। इसीलिए ये बात कही गई है कि जब हम किसी को मृत भाषा घोषित कर देते हैं या कोई भाषा समाप्ति के कगार पर आ जाती है, विलुप्ति के कगार पर आती है, तो एक समूची सभ्यता और संस्कृति का वहाँ विनाश हो जाता है। इसीलिए भाषाओं के सहेजन की आवश्यकता जान पड़ती है। इसीलिए इस संदर्भ में हमारे भाषा वैज्ञानिक जो हैं, भाषाविद जो हैं, वो सतत कार्य करते रहते हैं। हम हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए हम विश्व के भाषिक परिदृश्य को जान रहे हैं। हमने कल देखा कि जब हम विश्व के भाषिक परिदृश्य की बात करते हैं तो जो भाषाविद है वो दो प्रकार के वर्गीकरण करते हैं। कल हमने बहुत सतही रूप से चीज़ें देखी थी, आज हम उस पर विस्तार से बात करते हैं। तो जब हम विस्तार से बात कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि जो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, 6000 से अधिक जो भाषाएं हैं, उसको जो भाषाविद हैं वो दो तरह का वर्गीकरण वहाँ करते हैं, आकृति मूलक और परिवार मूलक वर्गीकरण। तो भाषाओं की आकृति, उनकी संरचना, उनकी बनावट के आधार पर रखना, उस वर्गीकरण को रखना एक दुष्कर कार्य हुआ। इसलिए जो परिवार मूलक जो वर्गीकरण है उसे मान्यता प्राप्त हुई और उसी परिवार मूलक वर्गीकरण के तहत हमने कल विभिन्न संवर्ग देखे थे। इसी परिवार मूलक वर्गीकरण की यदि हम आगे बात करें तो मुख्यतः हम 4 भागों में इसे बांट सकते हैं और उसमें जो पहला संवर्ग है उसे यूरेशिया कह सकते हैं, जिसमें यूरोप और एशिया, हालांकि हमने कल 10 से 12 जो संवर्ग देखे थे, लेकिन मुख्यतः यदि हम 4 संवर्गों में बांटें और वो एक विश्व के मानचित्र के हिसाब से यदि हम देखें तो यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया संवर्ग की जो भाषाएं रखी गई, चाहे जिसमें भारोपीय परिवार की भाषाएं मान लीजिए, जिसमें यूराल अल्ताई जो परिवार की जो भाषाएं हैं, सामी हामी वर्ग की भाषाएं भी हम इसी में रख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा संवर्ग है वो प्रशांत महासागरीय संवर्ग कहा जा सकता है और उसमें इंडोनेशियन, मलेशियन, ये भाषा परिवार जो है वो इसमें समाहित हो सकते हैं। एक जो संवर्ग है वो अफ्रीका खंड कहा जा सकता है। इसमें बुशमेन, बांटू, सुडानी और इसमें भी हेमेटिक सेमेटिक का भी कोई एक संवर्ग वो आ सकता है। तो ये जो तीसरा एक खंड माना और जो चौथा है वो अमेरिकी भाषा परिवार है, जिसके स्वयं के जो इतना विस्तृत है कि इसके भीतर 100 परिवार भाषा परिवार माने जा सकते हैं। तो ये 4 भाषा परिवार प्रमुख हैं और इन्हीं भाषा परिवारों को यदि हम अलग अलग और परिवारों में बांट दें तो मुख्यतः जो है 10 भाषा परिवार हमारे सामने आते हैं। कल हमने केवल उनके नाम देखे थे, आज
उस संवर्ग में कौन कौन से भाषा परिवार, कौन कौन से देश की भाषाएं, कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं आ जाती हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि उन भाषाओं में से कौन सी विलुप्ति के कगार पर है और इन भाषाओं को आखिर किस प्रकार बांटा गया है। हमने कल देखा कि धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संरचनात्मक जो एकात्मकता है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। तो इसी जो विश्व के भाषा परिवार हैं इनको एक हम सतही दृष्टि से देख लेते हैं और इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वो जो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो उनका उद्गम और विकास कैसे हुआ है वो हम जानेंगे। देखिए, जब हम विश्व के भाषा परिवारों की बात कर रहे हैं तो हमने ये जाना कि विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं व्यवहृत हैं। देखिए, ये बहुत दुष्कर कार्य है एक तय आंकड़ा देना। और जब विश्व की इन सभी भाषाओं को मुख्य प्रमुख भाषा परिवार में बांटने की बात आती है तो वहाँ पर भी किंचित मतभेद हैं। कुछ लोग 10 बताते हैं, कुछ 12 और कुछ 13। हमने मुख्यतः इन्हें जो आपके सामने रखने की कोशिश की, सभी को समेटने की कोशिश की, जिसमें भारोपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती, सामी हामी और काकेशियन, यूराल अल्तेतिक, अमेरिकी, सुडानी, ऑस्ट्रेलियाई, बुशमैन, जापानी, कोरियाई और काकेशियन जो है प्रमुख हैं। देखिए, इनमें से जो सर्वाधिक जो भाषा परिवार आते हैं वो भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय परिवार में आते हैं, जिसमें भारत और यूरोप के जो बहुत सारे जो देशों की जो भाषाएं हैं वो इस संवर्ग में समाहित है। द्रविड़ में जैसे हमने बात की, यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो द्रविड़ संवर्ग में वे भाषाएं आती हैं जो भारत के दक्षिण में बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं को आज हम और विस्तार से देखते हैं। तो जो पहला संवर्ग हम देख रहे हैं भारोपीय, इसे हम हिंद यूरोपीय भाषा परिवार भी कह सकते हैं। तो चाहे हिंद यूरोपीय कहें या भारोपीय कहें, वहाँ पर एक ही बात है। और जैसा कि हमने कल भी जाना कि यह भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी, रूसी, फ़ारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, ये सारी जो भाषाएं हैं और नेपाली भी, तो ये सारी भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं और तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संवर्ग है। जैसा कि हमने कहा, इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं और विश्व की जनसंख्या के लगभग आधे से अधिक लोग जो हैं भारोपीय भाषा से संबंध रखते हैं। और यदि भारत की बात करें तो लगभग 97% जो जनसमूह है वो इस संवर्ग से आता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा, लातिनी भाषा की जब हम बात करते हैं वो भी इसी संवर्ग से हैं। अरबी एक बिल्कुल भिन्न परिवार से संबंध रखती है और इस परिवार की जो प्राचीन भाषाएं हैं वो बहिर्मुखी और श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं मानी जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ध्यान रखें कि ये बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं जिसमें कारक समूह जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें मंदारिन आती है और तिब्बत की आती है भाषाएं, जिसमें चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं। ये आदिवासी संवर्ग की भी बहुत बड़ा संवर्ग जो है आदिवासी वर्ग का, वो भी इन भाषाओं को बोलता है। तो जब हमने कल बात की कि जो जनजातीय जो वर्ग है वो भी इसी वर्ग से संबंधित है। तो देखिए, जो मंदारिन जो है, जो उत्तरी चीनी भाषा कही जाती है, वो इसी परिवार से संबंध रखती है और चीन, तिब्बत और बर्मा के जो कई क्षेत्र है, कई भौगोलिक जो परिसीमन में यदि हम बांटे तो वहाँ की ये इस संवर्ग की भाषाएं वहाँ पर आती है। तो इसकी जो स्वरों की बात करें तो स्वर लहरियाँ एक ही जैसी रहती हैं और उतार चढ़ाव पर बात वहाँ पर अधिक रहता है, जोर अधिक रहता है। तो एक ही जो शब्द है उसे यदि भिन्न भिन्न तरीके से बोला जाए, चीनी भाषा इसका एक उदाहरण है, तो वहाँ पर स्वर और लय और यति गति का जो बात है वो इन भाषाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
इसे नाग भाषा परिवार भी कहा जाता है। जैसा कि हमने कल देखा कि रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक में ये बताया है कि नाग भाषा परिवार की भी जो अनेक भाषाएं हैं वो भारत में पाई जाती हैं। जो भारत में जो 4 महत्वपूर्ण परिवार पाए जा रहे हैं उसके साथ ही नाग भाषा परिवार की भाषाएं भी पाई जाती हैं। इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो एक ही शब्द को यदि भिन्न भिन्न तरीक़ों से वहाँ बोला जाए तो वो इस संवर्ग की विशेषताएँ हैं। तो ये भाषाएँ यदि हम देखें, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में बहुत अधिक बोली जाती है। और जहाँ का जो आदिवासी जन समुदाय है वो इन भाषाओं को बहुत अधिक बोलता है। यदि हम इसका मानचित्र देखें तो एशिया के, उत्तरी एशिया के, दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। और ये जो आपको रंग बिरंगे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसमें ये भाषाभाषी जो भूखंड है वो समावेशित हैं। जब हम बात करते हैं सामी हामी भाषा परिवार या अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार की, तो इसमें जो हैं आरामी, असेरी, सुमेरी, अक्कादी और कनानी ये भाषाएं पहले शामिल थी, लेकिन अब अरबी और इब्रानी जो भाषाएं हैं वो इस समूह की प्रसिद्ध भाषाएं हैं। अगर इसके भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें 3 धातु अक्षर होते हैं और बीच में इनमें स्वर जोड़ दिया जाता है। बीच में इनमें स्वर आता है कैसे ना कैसे, तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये भी अंतर्मुखी, श्लिष्ट, योगात्मक भाषाएं हैं। इसी तरह द्रविड़ भाषा परिवार जो मुख्य भाषा परिवारों में है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की जब हम बात करें तो दक्षिण भारत की कई जो भाषा संकुल है एक तरह से, उसका समूह इसमें माना जाता है और इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं इसमें समावेशित हैं। उत्तर पूर्व की भी कुछ भाषाएं जिसमें ब्राहुई, गोंडी, कुडुख जिन भाषाओं की जो बात करते हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और ये भी अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं और इनमें संस्कृत के कई शब्द भी आ गए हैं। यदि इन भाषाओं में देखें, यदि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की बात करते हैं तो, और यदि इनकी प्राचीनता की दृष्टि से बात करते हैं तो तमिल सर्वाधिक जो पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और इसे शास्त्रीय भाषा भी कहा गया है। जो संगम जहाँ पर हुआ था, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, तो वहाँ पर तमिल भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ वहाँ पर मिलते हैं और इसीलिए जो द्रविड़ भाषाएं हैं उसमें तमिल जो भाषा है उसे सर्वाधिक प्राचीन भाषा और शास्त्रीय भाषा माना गया है। जब हम द्रविड़ भाषा की बात करते हैं और इसकी लिपि की बात करते हैं तो इनकी लिपि की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी भाषा से ही उत्पन्न हुई है और इन भाषाओं में ट, ण, ल, ड़ इन जो ध्वनियों का जो बहुतायत है वो वहाँ देखने को मिलता है। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की बात है। यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, भारत के मानचित्र का वो हिस्सा लगाया गया है जहाँ पर तेलुगु, कन्नड़, तमिल और जो द्रविड़ भाषा समूह की जो अन्य जो भाषाएं हैं, जिसे हम चाहे तुलु कह लें, चाहे कोडावा कह लें, चाहे गडाबा कह दें, कुल कह दें, गोंडी कह दें, ये सारी भाषाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषाएं हैं जो भारत में जो बोली जा रही हैं और इस संवर्ग में रखी गई है। इसके साथ ही हम बात करें, एक महत्वपूर्ण कुल है यूराल अल्ताई कुल, जिसे हम यूरेशिया, यदि हम 4 मुख्य खंडों में बांटें, यूरोप और एशिया की जो खंड है वहाँ पर यदि हम रखें तो यूरोप अल्ताई कुल में इसे रखा जा सकता है। तो इसके यदि प्रमुख भाषाओं के आधार पर इसके ये अन्य नाम देखें तो जो इसमें बोली जाती है, जिसमें तुरानी, सिदियन, फोनी तातारिक और तुर्क मंगोल मंचू कुल हैं। इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, किंतु साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया इसमें इस संवर्ग की भाषाएं रखी गई हैं। इसकी प्रमुख भाषाएं तुर्की या तातारी, किर्गिज़, मंगोली जो मंगोलिया में बोली जाती है और मंचू हैं जिसमें भी जो तुर्की भाषा है वो प्रमुख है। ये प्रमुख भाषा किस प्रकार होती है, लोकप्रिय भाषा किस प्रकार होती है? देखिए, जिस भाषा में सर्वाधिक साहित्य लिखा जाता है, जो कि वहाँ पर यदि राजभाषा के पद को प्राप्त करने में सफल हो जाती है, जिसमें जो साहित्य की सर्जना हो जाती है, तो वो प्रसिद्ध भाषा बन जाती है। तो ये यहाँ पर है। तुर्की पर यदि हम बात करें तो
पूर्व में अरबी और फारसी का बहुत प्रभाव देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका अपना शब्द समूह है। और ध्वनि और शब्दावली की दृष्टि से भी देखें तो यूराल और अल्ताई जो भाषाएं हैं वो बहुत समीप हैं, उनकी संरचनात्मक बनावट में बहुत साम्य हमें दिखाई देता है। प्रत्ययों के योग से शब्द निर्माण के नियम, धातुओं की अपरिवर्तनीयता, ये कुछ भाषा वैज्ञानिक इसकी विशेषताएं हैं इस कुल की, जिस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यूराल अल्ताई कुल यूरेशिया परिवार का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें यदि आप देखें तो मंचूरिया, मंगोलिया और साइबेरिया में ये भाषाएं प्रमुख बोली जाती है, इस संवर्ग की भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, विश्व का ये भाषा परिवार हमने देखा, तो आप यदि इसको मुख्यतः यदि आप बांटेंगे तो भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक जिसे हम सामी हामी कह रहे हैं, ऑस्ट्रो एशियाई जिसमें ऑस्ट्रेलियाई जो समूह है, संवर्ग है, वो रखा गया है। और जब हम ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार की बात करते हैं तो इसमें 27 भाषा परिवार आते हैं। और साथ ही भाषा वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई परिवार की जो बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं, वो एंडेजर होने को हैं। तो उस समय देखिए, भाषा वैज्ञानिकों की ये कोशिश रहती है कि उस सूची में शामिल ना होने दिया जाए भाषाओं को। और क्यों ना होने दिए जाए? क्योंकि किसी भाषा की निर्मिति में बहुत अधिक बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से हमें ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार को जानना चाहिए, जिसमें 27 भाषा परिवार हैं और लगभग 175 भाषाएं इसमें शामिल है। और इसमें से भी जो 90% भाषाएं हैं वो आदिवासी भाषाएं हैं। और जो आदिवासी भाषाएं हैं, चूँकि ये जनसमूह ही एक तरह से बहुत संवेदनशील है, तो इसलिए ये विलुप्ति के कगार पर ये माना गया है। यूराल अल्ताई की हमने बात की, जिसमें हमने मंचूरिया, मंगोलिया और साइबेरिया की जिसकी भाषाओं की बात की। जो बाटू जो परिवार है वो अफ्रीका खंड में आता है। और इसका नामकरण यदि हम देखें तो इंजिल में जो वर्णित है, सामी हामी की भी बात करें तो इंजिल में वर्णित जो एक पर्वत खंड है उसके आधार पर सामी हामी का किया गया है। और यदि हम बाटू की देखें तो सूडान के आसपास की जो भाषाएं हैं वो इस संवर्ग में हैं। अमरीकी खंड हमने देखा, इसमें लगभग 100 परिवार स्वीकार किए गए हैं। और इसमें उत्तरी अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, मैक्सिको, ये सारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों की भाषाएं इसमें शामिल कर ली जाती है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, केंद्रीय सेंट्रल अमेरिका हो या मैक्सिको हो, उसकी भाषाएं इसमें हैं। सुडानी, बुशमेन, जापानी, कोरियाई नाम से ही यह विदित है। इन देशों में, इस संवर्ग में ये भाषाएं रखी जाती हैं। ये विश्व का भाषा परिवार था। और इसमें से यदि हम देखें तो कुछ भाषा परिवार अलग अलग भाषा खंडों में बटे हैं, चाहे हम भारोपीय की बात करें, द्रविड़ की बात करें, चीनी की बात करें। तो व्याकरणात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से ये भाषा परिवार अलग अलग रखे गए हैं। अन्यथा मुख्यतः 4 संवर्गों में ही बांटा जा सकता है, जो हमने कहा। यूरेशिया खंड कहा, अफ्रीकी खंड कहा, हमने प्रशांत महासागरीय कहा जिसमें इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियाई, ये मलेशियन, ये सारी भाषाएं आ सकती हैं, और एक अमेरिकन। लेकिन ये अलग अलग जो रखने की कवायद है वो संभवतः इसलिए क्योंकि ये व्याकरणात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से ये एक रूपता रखते हैं, इसलिए और अधिक इनका सूक्ष्म अध्ययन करने की दृष्टि से इसे इस तरह बांटा गया है। तो ये मुख्यतः जो भाषा परिवार है वो आप देख रहे हैं। हमें जो बात करनी है हिंदी की, जब हम बात करेंगे तो जो पहला संवर्ग है भारोपीय परिवार, वहाँ हम बात करेंगे, उसका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। भारोपीय परिवार की जब बात करते हैं तो वो फिर 2 सतम और कैंतुम में बट जाता है। और जो सतम संवर्ग है वहाँ पर ही हम बात करते हैं हिंदी की। जो सतम में भी भारत ईरानी जो शाखा है उससे उसकी भारतीय शाखा से हिंदी का उद्गम माना जाता है। तो सतम की बात करेंगे हम, भारत ईरानी परिवार की बात करेंगे, जिसमें भी भारतीय, दरद और ईरानी हैं। और भारत ईरानी जो संवर्ग है उससे भारतीय, दरद और ईरानी, और फिर भारतीय से प्राचीन भारतीय, आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं का वहाँ पर जन्म और विकास वहाँ पर माना जाता है। तो ये एक वैश्विक परिदृश्य में अध्ययन करने की चेष्टा
चूँकि ये दोनों ही आपके स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर का विषय है, तो इस वर्गीकरण को स्पष्ट होना ज़रूरी है कि विश्व की कितनी भाषाएं हैं, कितने संवर्ग हैं, उन्हें क्यों आखिर इन परिवार मूलक वर्गीकरण, देखिए परिवार मूलक वर्गीकरण है। परिवार मूलक कैसे, कि किस तरह किसी एक परिवार की किसी एक मूल स्थान से उद्गम होने वाली भाषाओं को हम एक संवर्ग में, एक परिवार में रख सकते हैं, तो वहाँ पर हमने इसे परिवार मूलक वर्गीकरण कहा। परिवार मूलक वर्गीकरण ही अधिक वैज्ञानिक है, आकृति मूलक वर्गीकरण नहीं। और ये जो वर्गीकरण हम आपके समक्ष देख रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी सहमतियाँ और असहमतियाँ हैं। हम असहमतियों को नकारते हैं, सहमतियों का स्वागत करते हैं और उसी आधार पर अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। आगे की कालांशों में हम भारोपीय भाषा परिवारों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।